गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 14 केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रगहना से लौटती बेर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम अपने लास्ट पद्यांश को पढ़ेंगे। और हम आपको बता रहे थे कि इसमें कवि ने चंद्रगहना से लौटती बेर एक प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम कविता है। या एक कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। उसके पास प्रकृति को निहारने का पर्याप्त समय है, मतलब उस पर बहुत सारा समय है और वो आराम से बैठकर वहाँ पर उसकी खेत की मेड़ पर बैठ जाता है और अपने पाँव के नीचे, उसके पाँव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियाँ उठ रही हैं, मतलब जिसमें लहरें उठ रही हैं। पास ही चने के नन्हे पौधे खड़े हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल है। वह दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है। तो इस प्रकार वहाँ बैठकर जो जो कवि की नज़रों में आता जा रहा है, जिस जिस चीज़ पर उसकी नज़र जाती जा रही है, उस प्रत्येक चीज़ का उन्होंने बड़ा ही बारीकी से वर्णन किया है। देखिए अपने नेक्स्ट पद्यांश में कवि और क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले वाले पद्यांश में कवि ने बताया था कि कवि की आंखों के सामने चित्रकूट के बेडोल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। बहुत दूर दूर तक ये लिखा है जैसे चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि कवि की आंखों के सामने चित्रकूट की बेडोल टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ कहीं ऊंची हैं तो कहीं नीची हैं। यहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है, बंजर है। यहाँ किसी प्रकार की घास या हरियाली या छायादार पेड़ नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी, मतलब नाम मात्र को कहीं कहीं रीवा के कांटेदार देखने में क्रूप पेड़ अवश्य हैं, जिसमें ना तो हरियाली है, ना वहाँ बैठकर ताप मिटाने योग्य छाया है, और ना ही देखने में वे मन को चैन पहुँचाने वाले हैं। वो आगे क्या कहते हैं सुनिए। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टें 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 सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता। वनस्थली का हृदय चीरता से तात्पर्य यहाँ पर सुगा किसके लिए आया है, सुगे का स्वर अर्थात तोता, और वनस्थली कहाँ है, जंगल के लिए। और हृदय को चीरना दूर दूर तक गूंजता है, दूर दूर तक गूंजता है, तो सुन पड़ता है। कहते हैं यहाँ पर कवि कि पोखर के किनारे से तोते की, पोखर के किनारे से तोते की टैंटें, तोते की टैंटें की बार बार आवाज़ें आ रही हैं। यह वहाँ से सुनाई दे रही है। वो कैसे बोल रहा है, टैटे टैटे करके बोल रहा है कि पोखर के किनारे से तोते की टैंटे की बार बार आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की ये आवाज़ मेरे मन को बहुत ही भा रही है, मेरे मन को बहुत ही भा रही है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टैटे सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता है। कहते तोते की यह आवाज़ मेरे मन को बहुत ही भा रही है। कवि कहता है कि आवाज़ कानों में मानो मीठा रस टपका रही है। ये आवाज़ मानो कानों में मीठा रस टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने के लिए मेरा मन करता है। जिसे सुनते ही सुन पड़ता है, जिसे सुनते ही मेरा गाने के लिए मन करता है कि मैं गाऊं। दूसरी ओर कहना चाहते हैं वो कि कहीं से सारस के जोड़े की, कि कहीं से सारस के कि कहीं से उठ गिरता सारस का स्वर, टिरंटो टिरंटो मन होता है। उड़ जाऊं मैं पर
पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। चुप्पे चुप्पे से तात्पर्य है चुपचाप। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि एक ओर तो तोते की टैटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, जिसे सुनकर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और उसे सुनकर मेरा भी गाने का मन कर रहा है। और दूसरी ओर कहते हैं कि कहीं सारस के जोड़े की टिरंटो टिरंटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की ये ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारे जंगल में, वनस्थली से क्या तात्पर्य था कि सारे जंगल में ऐसा लगता है जैसे गूंज रही है। सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है तो कभी मंद पड़ता है, कभी तीव्र होता है तो कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिध गया हो, जैसे मानो जंगल का हृदय बिध गया हो। दूर से आती इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना सारस और प्रेम विभोर हो उठता है, इतना प्रेम विभोर हो उठता है कि उसका भी मन करता है कि वह अभी उड़कर वहां चला जाए जहां बैठा सारस का जोड़ा परस्पर प्रेमालाप कर रहा है। वह वहां कहीं छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे चुपचाप उस सारस युगल के प्रेम लाभ को सुन सके, मतलब उनकी आवाज़ें सुन सके। मतलब वह उनके पास जाकर बैठ जाना चाहता है कि जिससे कि वह उनके खेल को देखे कि वो किस प्रकार पक्षी खेल रहे हैं। तो कवि अपने इस पद्यांश में वर्णन करते हैं तोते और सारस के बारे में। उसकी नज़र अब किस पर पड़ती है? तोते और सारस पर। एक बार फिर से सुनिए कि पोखर के किनारे से तोते की टैटे की बार बार आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है। बार बार आती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है। तोते की यह आवाज़ मेरे मन को बहुत ही भा रही है, अर्थात मेरे मन को बहुत ही अच्छी लग रही है। कवि कहता है कि आवाज़ कानों में मानो मीठा रस टपका रही है, जिसे सुनते ही गाने को मेरा मन कर रहा है। दूसरी ओर कहीं से सारस के जोड़े की टिरंटो टिरंटो ध्वनि सुनाई दे रही है। सारस के जोड़े की ये ध्वनि सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का यह स्वर कभी तीव्र होता है, कभी मंद पड़ता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का हृदय बिध गया है। दूर से आती इस आवाज को सुनकर कवि का मन इतना सरल हो जाता है कि वो भी प्रेम विभोर हो उठता है, कि उसका भी मन करता है कि वह भी अभी उड़ जाए और वहां चला जाए जहां पर सारस का जोड़ा बैठा हुआ है, और वहां पर छिपकर बैठ जाना चाहता है, जिससे कि वह चुपचाप उन पक्षियों को खेलता हुआ देख सके। तो इस प्रकार आपके पद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का समझाए हुए अर्थ के अनुसार उत्तर लिखेंगे। उत्तर अर्थ को समझकर भली भांति ही लिखना है। जो आपको प्रश्न दिए जाएंगे पहले अर्थ को समझेंगे, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर भली भांति अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।